सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। चलो सब ज्वाइंट हो गए क्या? ऑल ऑफ यू आर ज्वाइंट। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है ना? ओके चलो आज हम बातें करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। न्यूटन्स लॉ का ये जो लास्ट टॉपिक है आपका फ्रिक्शन, आज हम इसको कवर कर देंगे। आज हम फ्रिक्शन पे सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और फ्रिक्शन के बाद फिर हम आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका एंटायर रिवीजन होगा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक। सारा का सारा आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना? बाकी दिन जितने भी बचेंगे हमारे पास, हम रिवीजन में उसको लगाएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक का जितना भी होगा, सारा का सारा रिवीजन आपको करा दिया जाए जैसे ही फ्रिक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद इट। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है? तो जैसे हमारे पास दो आर्बिट्ररी बॉडीज़ हैं। सपोज करो एक आपका रोड है और दूसरा आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? रोड है और यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा। अभी ये रोड आपको दिखता तो बहुत अच्छा है, प्लेन एकदम बढ़िया सा साफ सुथरा सरफेस आपको दिखाई देता है, लेकिन असली में ये प्लेन होता नहीं। ये जो प्लेन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये असली में प्लेन नहीं होता। सपोज दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज योर सरफेस 2। दो सरफेस है आपके पास और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइंसाइड कर गए, सरफेस 1 एंड सरफेस। अब जब आप इस सरफेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, जब आप इस सरफेस को किसी माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे इस पार्ट को, तो माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप में उसका असलियत आपको पता चल जाएगी कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जनरली लाइफ का यही प्रिंसिपल रहता है, जो हमें चीज़ें दिखाई देती है असली में वो वैसी होती नहीं। तो वैसे ही जो सरफेस आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, असली में ये प्लेन नहीं होता है। असली में जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सपोज ये आपका सरफेस 1 है, इस तरह का रफनेस आपको दिखाई देगा। ये जो प्लेन सरफेस है ये आपको रफ दिखाई देने लगेगा जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, और दूसरा सरफेस भी आपको इस तरह का रफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, यहाँ दिस इज योर सरफेस नंबर 1, इसको मैं ऊपर वाले को 2 बोल देता हूँ, नीचे वाले को 1 बोल। तो जब आप माइक्रोस्कोप में आपने देखा तो आपको इस तरह का सरफेस दिखाई दिया। और इसको और ध्यान से इमेजिन करने के लिए मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग ये बात समझ रहे हो। ये आपका ब्लॉक है और ये आपका ग्राउंड का सरफेस,
ठीक है, ब्लॉक का सरफेस ये है और ग्राउंड का सरफेस आपका ये रेड से मैं शो कर देता हूँ, ये आपका ग्राउंड का सरफेस। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए शो किया ताकि आपको पता चले ये आपका सरफेस 1 है, सॉरी ये आपका सरफेस 2 है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और ये जो रेड वाला है ये आपका सरफेस 1 है ना। इन दोनों सरफेस को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये इस तरह का दिखाई देगा। जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे तो ये सरफेस आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो होता क्या है, जब दो सरफेस आपस में चिपक जाते हैं तो इन दोनों के बीच में ना बॉन्डिंग हो जाती है ना। इन दोनों के बीच में कौन से फोर्स एक्ट करते हैं? ये दो सरफेस के बीच में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। These forces are known as your electromagnetic forces. Electromagnetic forces. जब दो सरफेस आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों सरफेस आपस में चिपक जाते हैं, जब दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में इस तरह का एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दिस फोर्स इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये दोनों सरफेस आपस में चिपक जाते हैं, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत अच्छी सी दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में बहुत प्यारी सी बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब जब आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो, हमने क्या किया, अब इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने सपोज करो एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नली आई हैव अप्लाइड सम फोर्स। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना चाहेगा। इसकी जो दोस्ती हो गई है, इसके जो एटम्स, इसके एटम्स में जो मर्ज हो गए हैं दोनों सरफेस के, ये इसके बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, है ना। ब्रेक करना चाहेगा तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों की दोस्ती को हम तोड़ सकते हैं। आप मान लीजिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ये दोनों सरफेस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। अब इस क्लोज फ्रेंड्स की अगर हमें दुश्मनी करानी है तो मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब इस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया। एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने अप्लाई किया, इस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, इनकी जो दोस्ती हो गई थी उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बॉन्ड्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो बॉन्ड्स हैं जो दो सरफेस के बीच में फॉर्म हो रहे थे, ये आपके टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये बॉन्डिंग की वजह से जो फोर्स पैदा हो रहा था, इसी को हम बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, है ना। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स इसको आगे की तरफ खींच रहा था। एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया। बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स करेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा, वो उस बॉन्ड को टूटने नहीं देना चाहता। इसलिए जब भी हम किसी ब्लॉक को आगे की तरफ पुश करते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं, तो हमेशा इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो पीछे की तरफ लगता है। जब आप ब्लॉक पे फोर्स आगे की तरफ लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको हमेशा अपोज करता है। अपोज का मतलब वो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक होने देना नहीं चाहता है ना। ऑलरेडी जो दो सरफेसेस के बीच में अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण, वो उस बॉन्डिंग को ब्रेक करना नहीं चाहता है ना, उस बॉन्डिंग को वो ब्रेक करना नहीं चाहता है।
अब अगर मैं थोड़ी गहराई से इस पॉइंट को नोटिस करूं तो यहाँ पे हुआ क्या, जब दो सरफेस आपके कांटेक्ट में आते हैं तो इन दोनों कांटेक्ट पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इन दोनों सरफेस का कांटेक्ट होता है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है। देखो जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जिस जिस पॉइंट पे आपका कांटेक्ट होगा उस पॉइंट पे आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि हमें पता है ना नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज एक्टिंग एट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जिस जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, उस पर एक नॉर्मल फोर्स बना दो। जिस जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, वहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स बना दो। तो आप देख रहे हो कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन देखो आर्बिट्रेरी है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है नॉर्मल फोर्स, है ना, क्योंकि आपका सरफेस ऐसा कर्वी है, योर सरफेस इज कर्वी। ये सरफेस आपका प्लेन नहीं है। असली में हमें दूर से हम आंखों से देखेंगे तो हमें प्लेन दिखाई देगा, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में सरफेस हमें ऐसा कर्वी दिखाई देगा, क्योंकि सरफेस का कुछ रफनेस होगा, उस सरफेस का कुछ रफ होता है ना, सरफेस रफ होता है तो ऐसा कर्वी नेचर दिखाई देता है। तो कर्वी नेचर की वजह से इस पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो पॉइंट के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन बनाओगे और उस पे परपेंडिकुलर लगेगा। अब ये जितना भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है इन सबके जो रिजल्टेंट होंगे, ये जितने भी नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं ये सबका एक रिजल्टेंट होगा, उसको हम बोलेंगे योर कांटेक्ट फोर्स। Resultant of all the normal forces, resultant of all the normal forces is known as your contact force। जितना भी रिजल्टेंट होगा सभी नॉर्मल फोर्सेस का, उसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब होता क्या है जनरली, ये जो कांटेक्ट फोर्स आपका मिला, ये कांटेक्ट फोर्स सपोज करो ऐसे लग रहा है। ठीक है, जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स हमें मिला, सपोज करो आपका कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है, ये आपका कांटेक्ट फोर्स। अब इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक फोर्स आपका होता है दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा जो फोर्स होता है आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है आपका, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज योर नॉर्मल फोर्स एंड अनदर इज योर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो वैसा ही कांटेक्ट फोर्स आपका यहाँ पे भी लगेगा। जैसे सपोज करो आपने ये ब्लॉक पे बनाया है, और अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो ये सपोज करो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपका फ्रिक्शन, देखो एक्शन रिएक्शन पैर है, तो फ्रिक्शन आपका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स आपका ऐसे आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स आपका ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज योर फ्रिक्शन फोर्स एंड अनदर इज योर नॉर्मल फोर्स। ठीक है, वन इज योर फ्रिक्शन फोर्स एंड अनदर इज योर नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से देखो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर सकता हूँ। मेरे पास दो वेक्टर है, वन इज योर फ्रिक्शन फोर्स, अनदर इज योर नॉर्मल फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, विच इज अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ योर फ्रिक्शन फोर्स एज वेल एज योर नॉर्मल फोर्स। वॉइस कट हो रहा है क्या? अरे वॉइस कट हो क्या आ रहा है क्या आप सबको? ज़्यादा कटिंग हो रहा है क्या वॉइस का? अच्छा, किसको किसको वॉइस कटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है बताओ।
नो सर, वॉइस क्लियर आ रहा है? यस सर, अनु प्रसाद को भी क्लियर आ रहा है, प्रियांशी को भी क्लियर आ रहा है, खुशी सिंह को भी क्लियर आ रहा है। बेटा पूजा पटेल, अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लो, कई बार नेटवर्क थोड़ा डाउन हो जाता है जिसकी वजह से इशू आता है वॉइस का, है ना। एक बार नेटवर्क एक बार चेक कर लो, उसको रिफ्रेश कर लो, है ना। कई बार रिफ्रेश नहीं करते हम लोग पेज तो हो जाता है ऐसा, है ना। चलो, तो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज योर नॉर्मल फोर्स एंड अदर इज योर फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या। अब फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगा। तो पहला रीजन तो मैंने आपको बताया कि ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वन सरफेस विद अनदर सरफेस। इंटरलॉकिंग हो जाती है ना, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। देखो ये दोनों इंटरलॉक हो गए, ये दोनों इंटरलॉक्स हो गए, ठीक है। तो इंटरलॉक का मतलब एक के पार्टिकल दूसरे में फंस जाते हैं। तो जब हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नली तो उसको इंटरलॉक को ब्रेक करने में एनर्जी चली जाती है, इसलिए आपका कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसलिए कहते हैं फ्रिक्शन जहाँ भी आता है वहाँ पे आपकी एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी इस लॉक्स को ब्रेक करने में चली जाती है जब दो पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं। तो पहला कारण तो फ्रिक्शन का क्या है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, एक सरफेस के जो एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं वो दूसरे सरफेस में जाके ऐसे फंस जाते हैं। देखो ये पहले सरफेस के जो एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं ये दूसरे सरफेस में जाके ऐसे फंस जाएंगे। ये ऐसे फंस गया, देखो ये इसमें फंस गया, ये इसमें फंस गया, ये इसमें फंस गया, ये इसमें फंस गया। तो ये फंसने की वजह से क्या होगा, जब ये वाली बॉडी को आप आगे की तरफ पुश करोगे तो ये इससे टकराएगी, ये वाला पार्ट इससे टकराएगा, है ना। ये वाला पार्ट इससे टकराएगा, इसमें बॉन्डिंग अच्छी खासी हो चुकी है, काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। तो यही कारण है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का पहला कारण क्या है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सरफेस विद द अनदर सरफेस। दूसरा कारण क्या है फ्रिक्शन का, दैट इज योर बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है फंसना और बॉन्डिंग का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म होना, ठीक है। अब होता क्या है, जनरली जब दो सरफेस एक दूसरे को रब करते हैं, दो सरफेस एक दूसरे को रब करते हैं तो रब होने की वजह से इनमें हीट पैदा होती है। हम सबको पता है जब दो सरफेस आपस में घिसते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो कई बार इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि इन दोनों के बीच में सरफेस में एक बॉन्ड जैसा फॉर्म हो जाता है हीट की वजह से। हीट की वजह से इनमें बहुत अच्छा सा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, बढ़िया सा चिपक जाते एक दूसरे को, है ना। कोई भी चीज़ को हमें चिपकाना होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करके अगर चिपका देते तो वो दूसरी बॉडी पे चिपक जाती। तो यहाँ पे भी हीट की वजह से इनमें बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन के दो कारण हैं, पहला कारण है इंटरलॉकिंग एंड दूसरा कारण है योर बॉन्डिंग, ठीक है। देयर आर टू रीजंस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। अब रीजंस तो हमें पता लग गए कि फ्रिक्शन ऐसा ऐसा होता है। अब फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। एक आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दो टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन। मेजरली जो हम पढ़ते हैं वो ये वाले दो टाइप्स पढ़ते हैं, वन इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, अनदर इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं दुनिया भर के, रोलिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डकाना फ्रिक्शन, वो सब इसके सब्सिडरी पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जो आप पढ़ोगे दैट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो सब्सिडरी पार्ट्स। लेकिन मेजर जो पार्ट्स है वो ये दो हैं, दैट इज वन इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक,
अब ध्यान से कहानी सुनते जाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनाऊंगा। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है और ये सरफेस। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाया। अब ये सरफेस आपका रफ सरफेस है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट योर स्मूथ सरफेस, दिस इज योर रफ सरफेस। नाउ वी हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। तो जैसे ही मैंने इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, सपोज करो इसका मास है M, तो हुआ क्या, ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ा। मैंने सपोज करो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कितना लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ा, ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है। तो ब्लॉक अगर रेस्ट पे है, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है जो इस 50 न्यूटन को अपोज कर रहा है। सीधी सी बात ये कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी आगे नहीं बढ़ रही है ना, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी आगे की तरफ नहीं बढ़ती है, तो इसका सीधा ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी को कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो रेड बॉडी है आपकी, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स को अपोज कर रहा है ना। इस रेड बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, रेड बॉडी की सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। और ये कितना लग रहा है, ये बिल्कुल इसके बराबर ही लग रहा है जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। इस फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी भी आपका बॉडी रेस्ट पे है, देखो नेट फोर्स इस बॉडी पे 0 है, 50 न्यूटन आगे लग रहा है, 50 न्यूटन पीछे लग रहा है, मतलब आपकी बॉडी किस पे, रेस्ट पे। न्यूटन्स का लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब हमने क्या किया, सपोज करो इस बॉडी पे फोर्स 50 न्यूटन की जगह इंक्रीज करके मैंने कर दिया 100 न्यूटन। कितना कर दिया, 100 न्यूटन। अभी भी अब अगर मैं देखूं तो अभी भी मेरा बॉडी किसमें, रेस्ट पे, अभी भी मेरा बॉडी आगे नहीं बढ़ रहा है। सपोज करो अभी भी मेरी बॉडी किसमें, रेस्ट पे, आगे नहीं बढ़ रही। तो जरूर इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको अपोज कर रहा होगा, तभी तो ये बॉडी आपकी आगे नहीं बढ़ रही। तो इस पे 100 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा जो इस फोर्स को अपोज कर रहा होगा। अगेन दिस फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो रेस्ट में जो बॉडी को आपकी रखे, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज करो मैंने फोर्स का वैल्यू और इंक्रीज किया, मेरा मन अभी भी नहीं माना और मैंने सोचा चलो थोड़ा फोर्स का वैल्यू और इंक्रीज कर देते हैं, तो मैंने इसको इंक्रीज कर दिया 150 न्यूटन। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने 150 न्यूटन किया तब भी आपकी बॉडी आगे नहीं बढ़ी। इसका मतलब इसको ज़रूर कोई फोर्स अपोज कर रहा होगा और वो 150 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इन एवरी केस योर वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज चेंजिंग। जब आपकी बॉडी रेस्ट में है और आपने पहले 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आपकी बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था, 50 न्यूटन। जब आपने फोर्स इंक्रीज कर दिया 100 न्यूटन का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी किसके बराबर हो गया, 100 न्यूटन के बराबर हो गया। जब आपने फोर्स का वैल्यू 150 न्यूटन कर दिया, 150 न्यूटन, तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 150 के बराबर हो गया। अब सपोज करो मैंने 150.5 न्यूटन फोर्स करा या फिर 0.4 न्यूटन फोर्स करा सपोज करो, और एग्जैक्ट 150.4 न्यूटन पे मेरा ब्लॉक आगे मूव करने लग गया। सपोज करो मैंने फोर्स किया 150 को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 150.4 न्यूटन।
अब जैसे ही मैंने इतना फोर्स इंक्रीज किया तब ये ब्लॉक आपका आगे की तरफ मूव करने लग गया। इतने फोर्स पे जस्ट आपका ब्लॉक मूव करने लगा। तो जैसे ही आपने 150.4 का न्यूटन का फोर्स लगाया, अब जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी योर काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट विल बी योर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि आपका ब्लॉक मूव करने लग गया। तो स्टैटिक और काइनेटिक में क्या अंतर है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब आपकी बॉडी रेस्ट में रहती है। तो यहाँ से दो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, वन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अनदर फॉर योर काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका तब लगता है जब आपकी बॉडी रेस्ट में लगती है। इतनी बात सबको समझ आई? स्टैटिक और काइनेटिक कब लगता है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कब हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे और कब हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ बेटा? ऑल ऑफ यू? चलो, अगर हमें इतनी बात समझ आती है तो अब फ्रिक्शन देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये, तो चाहे आपका फ्रिक्शन स्टैटिक हो चाहे आपका फ्रिक्शन काइनेटिक हो, दोनों टाइप आपके फ्रिक्शन के कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, पहले हम उसको देखें। तो सपोज करो मैंने आपको बोला बेटा आपके पास दो ब्लॉक है, एक है 10 किलो का और दूसरा है 20 किलो का। दोनों को हमने ग्राउंड पे रखा है, ये आपका रफ सरफेस है। अब आपको बताना है इन दोनों ब्लॉक में से किसमें फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा हो। एक ब्लॉक आपका 10 किलो का है और दूसरा ब्लॉक जो है आपका 20 किलो का। अब दोनों ब्लॉक में से किसमें आपका फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा हो? 10 किलो वाले में ज़्यादा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का या फिर 20 किलो वाले में ज़्यादा फोर्स लगेगा? क्वेश्चन इज दैट कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ब्लॉक। अभी स्टैटिक और काइनेटिक को भूल जाओ, मैं जनरल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स किस में ज़्यादा होगा, ए में ज़्यादा होगा कि बी में ज़्यादा होगा? यस बताओ, ए वाले में आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि बी में ज़्यादा होगा? बिल्कुल सही जवाब अनु प्रसाद ने दिया, बी वाले में फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा। पूजा पटेल, खुशी सिंह, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बी वाले में आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है इसीलिए। बिल्कुल सही बात है, उसका मास ज़्यादा है तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा ना। जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। मास ज़्यादा होने की वजह से क्या ज़्यादा हुआ, ये चीज़ आप नोट करो। इसका मास है 20 kg, तो इस पर फोर्स लग रहा है 20 G और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन बी, नाम दे देता हूँ मैं। एन बी का वैल्यू किसका होगा, किसके बराबर होगा? 20 G के बराबर। और इस केस में मैं एन ए की अगर बात करूँ तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू किसके बराबर होगा? 10 G के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज़्यादा है आपका? बी वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन आपका ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जिसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा उसके फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। जिसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो एक बात तो मुझे पता चली कि योर फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नॉर्मल रिएक्शन।
फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? आपका नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज़ योर म्यू। दिस म्यू इज नोन एज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस म्यू इज नोन एज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ आया सबको? इस म्यू को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये आपके अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपका सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस पे रफनेस कैसा है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे सरफेस के जो फैक्टर्स होते हैं उन सब पे डिपेंड करता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमें इतनी बात तो पता चल गई कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसके लिए आपका कोफिशिएंट स्टैटिक का लगेगा। अगर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है तो उसके लिए कोफिशिएंट आपका काइनेटिक का लगेगा। दोनों का कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक का कोफिशिएंट आपको दिया रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो काइनेटिक का कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इतनी बात सबको समझ आई? मतलब फ्रिक्शन का जो लॉ है वो दोनों फोर्स, दोनों टाइप्स के लिए वैलिड है, चाहे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो। जो फ्रिक्शन के जो लॉज हैं वो हर टाइप के लिए वैलिड। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ फ्रिक्शन और यू कैन से फ्रिक्शन लॉ। यहाँ तक सबको समझ आया बेटा? फ्रिक्शन का लॉ सबको क्लियर हो गया? चलो आओ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें इसकी और क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। लेट अस ट्राई टू सॉल्व 1 और 2 एग्जांपल्स ताकि हमें पता चले किस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो आ जाओ। सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है। अब आप लोग बताते जाओ, जो जो मैं आपको पूछूंगा आप लोग आंसर करते जाओगे। सपोज यू हैव वन ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास है 1 kg। ठीक है, इसको मैंने सरफेस पे रखा हुआ है। ये आपका रफ सरफेस है। और ये आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी हमें पता है विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स मैंने पीछे की तरफ लगाया विच इज 1 न्यूटन। तो अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? पहला पार्ट तो ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगाऊं मैं? सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पे होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे शो करें। तो फोर्स सर आपने यहाँ पे लगा दिया, वेलोसिटी आपने यहाँ पे दे दिया। अब अच्छा हो जाएगा कंफ्यूज, बोलेगा सर काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगाऊं। कितने बच्चे बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा और कितने बच्चे बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा? पहले तो ये बात पक्की कर लो कि इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका ब्लॉक मूव कर रहा है। अगर आपका ब्लॉक रेस्ट पे होता तब मैं बोलता कि इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, लेकिन अभी हालांकि आपका ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, वो मूव कर रहा है, इसलिए इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा। अब सवाल ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा कि लेफ्ट साइड लगेगा, ये इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन? लेफ्ट साइड लगेगा। अनुप्रसाद ने बोला लेफ्ट साइड, मैत्री पटेल ने भी बोला लेफ्ट साइड।
स्वस्तिक मिश्रा ने भी बोला लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही जवाब ही लग रहा है इनका मेरे को। लेफ्ट साइड क्यों लगेगा? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करेगा? वेलोसिटी को। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर आपका ब्लॉक आगे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी को वो अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? वेलोसिटी को अपोज करेगा। बात समझ आ रही? काइनेटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है इस ब्लॉक का? आगे की तरफ हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसको अपोज करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? पीछे की तरफ रहेगा। बिल्कुल सही जवाब है। अब सपोज करो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2 ब्लॉक ऐसे हैं। अब मैंने एक ब्लॉक नहीं लिए, 2 ब्लॉक ले लिए, ठीक है। पहले एक ब्लॉक की बात करते चलो। सपोज करो मैंने आपको एक ब्लॉक ऐसे दिया। अब इस ब्लॉक का मास है 10 kg और इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर आपको म्यू का वैल्यू गिवन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.5। द क्वेश्चन इज दैट कि इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट लगेगा कि राइट लगेगा? इतनी बात सबको समझ आनी चाहिए। इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट लगेगा कि राइट लगेगा? जल्दी से बताओ। लेफ्ट लगेगा, फिर से लेफ्ट लगेगा, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगाने के लिए आपको हमेशा वेलोसिटी को देखना है। अगर ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। इतनी बात तो हम सबको पता चल गई। तो इस ब्लॉक पे आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ। दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? कितना वैल्यू होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का? तो वो हम निकालेंगे बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन, विच सेज दैट एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो वही हमारा जो बेसिक फंडा है वो तो लगेगा ही लगेगा, mg हमारा लगेगा ही लगेगा ब्लॉक पे, और नॉर्मल रिएक्शन आपका सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ से आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 10g। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 10g के बराबर। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा? 10g वाला फोर्स बैलेंस करेगा। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? विच इज 0.5, विच इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू 10g, इंटू 10g। ये आपका हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये किसके बराबर हो गया? 50 न्यूटन के बराबर। 0.5 इंटू 10 विच इज 5 एंड 5 इंटू 10 विच इज 50। तो अब इस ब्लॉक को अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूं तो इस ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसका मास है 10 kg, इस पे mg लग रहा है 10g, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। तो वर्टिकल फोर्सेस तो आपके बैलेंस हो गए, वर्टिकल फोर्सेस की तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अब रही बात आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो ये वाले फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, और ये ब्लॉक आपका 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। इनिशियली आपकी वेलोसिटी हमें गिवन है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस आगे कवर करेगा।
तो ऑब्वियसली जब ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो उसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस ब्लॉक की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, इस 10 मीटर पर सेकेंड को कम करने की कोशिश करेगा और फाइनली इसको क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। जब आपका ब्लॉक फाइनली स्टॉप हो जाएगा विच इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आपके ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी और फाइनली कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन मुझे निकालना है कि उस दौरान इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके दौरान इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम सबको पता है यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। इसको जब आप मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन इज योर जनरली रिटार्डेशन। यहाँ पे आपका रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन विल बी योर नेगेटिव -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात हमको समझ आई। एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका रिटार्डेशन होगा क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, तो दिस इज योर रिटार्डेशन। नाउ यू कैन सिंपली अप्लाई, इफ योर रिटार्डेशन इज कांस्टेंट तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, v² - u² इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू डी, है ना, डिस्टेंस मैंने ले लिया d। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है इसकी, 10, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स देयर इज योर रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा -5 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका d। यहाँ से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। इसका मतलब ये ब्लॉक रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, 10 मीटर। जब ये ब्लॉक रुकने वाला होगा उस दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, 10 मीटर्स के अबाउट। ठीक है, समझ आया सबको। इस तरह के क्वेश्चंस देखो फ्रिक्शन पे फ्रेम हो जाते। तो जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, खाली हमें आइडेंटिफाई करना था कि कितना फोर्स इस पे लगेगा। सबको समझ आया ये वाला क्वेश्चन? एवरीवन गॉट दिस? चलो, अगर ये बात आपको समझ आई तो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब सपोज करो मैंने क्या किया, सरफेस को इंक्लाइन कर दिया, है ना। अब मैंने क्या किया, सरफेस को इंक्लाइन कर दिया, देखो इस तरह से। सरफेस को मैंने क्या किया, इंक्लाइन कर दिया ऐसे। और सपोज करो इस वेज का एंगल मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री एंड दिस इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है जो सपोज करो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक आपका 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये सरफेस जो है आपका रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है विच इज 0.5। तो कई बार क्वेश्चन में वो लोग ये मेंशन नहीं करते कि ये स्टैटिक का कोफिशिएंट है कि काइनेटिक का है। तो वहाँ पे हमें समझ जाना है क्योंकि ब्लॉक आपका 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो जब भी आपका रिलेटिव मोशन होगा ब्लॉक और वेज के बीच में, वहाँ पे हमेशा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते हो, तो हमें डायग्राम को देख के पता चलाना है कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग सकता है, कौन सा कोफिशिएंट हो सकता है। तो अब हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ये ब्लॉक ट्रैवल करेगा जब ये रुक जाएगा, है ना। फाइनली तो ये किसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो ही जाएगा। क्यों स्टॉप होगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये सरफेस आपका कैसा है, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस पे जब आपकी कोई चीज़ चल रही होती है तो फाइनली कुछ टाइम बाद जाके वो रुक जाती है।
तो हमें फाइंड करना है कि रुकने से पहले इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, रुकने से पहले इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ये हमारा सवाल। तो करना आपको फिर से वही है, सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, सबसे पहले आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करते थे वही हम फ्रिक्शन में भी सेम ही चीज़ करेंगे। तो पहले मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ। देखो एफबीडी जब बनाऊंगा, अब एफबीडी सबको बनाना आना चाहिए। एफबीडी अगर आपको बनाना आ गया अच्छे से तो आपका सवाल इजीली सॉल्व होता है। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। एक तो इस ब्लॉक का mg लगेगा, ब्लॉक का मास नहीं दिया गया, मास ले लो सपोज करो इसका 1 kg। ठीक है, तो इस ब्लॉक का mg लगेगा विच इज 1g। इसके अलावा इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे आप दो एक्सेस बना लो, वन इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वन इज योर वर्टिकल एक्सेस। अब मेन इशू आता है एंगल का। तो एंगल कैसे निकालोगे, देखो ये एंगल 30 डिग्री है इस प्लेन के साथ, तो मतलब आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 30, तो पैरेलल लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया 30। ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल आपका 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आपका अगेन 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा अब, जो हम अभी तक शो नहीं करते थे, क्योंकि अभी तक हमारा सरफेस क्या होता था, स्मूथ होता था। लेकिन अब हमने हमारा सरफेस कैसा कर दिया, रफ सरफेस कर दिया। तो अगर आपका ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ब्लॉक मूव कर रहा है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो ये सरफेस पे लगेगा और वो पीछे की तरफ लगेगा। दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स। तो अब ये भी आपको डायग्राम में शो करना पड़ेगा, एफबीडी में आपको ये भी फोर्स शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी पहले हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, देखो म्यू के का वैल्यू हमें पता है, म्यू के का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस डायग्राम से। तो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज योर mg cos थीटा, 1g cos 30, एंड वन इज योर 1g sin थीटा। दिस इज योर 1g sin 30। अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, 1g cos थीटा, 1g cos 30 वाला फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू जी इंटू कॉस 30। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, उनको आदत पड़ जाती है कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू तो हमेशा mg के बराबर ही होता है, तो 1g लिख देते हैं, यहाँ पे भी वो 1g लिख देते हैं। अब जैसे ही आप 1g लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, 1g cos 30 बैलेंस कर रहा है, 1g बैलेंस नहीं कर रहा है, 1g cos 30 बैलेंस कर रहा है। तो बच्चों को आदत पड़ जाती है कि नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा mg के बराबर ही होता है, तो वो हमेशा mg लिख देते, जबकि वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है कि नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, पहले आप उसको देखो, फ्री बॉडी डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि नॉर्मल फोर्स को mg बैलेंस नहीं कर रहा है, नॉर्मल फोर्स को mg cos 30 बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपका कितना होगा, mg cos 30 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 1g cos 30 मतलब sin 60 के बराबर होता है, विच इज √3/2। तो ये आपका वैल्यू हो गया फ्रिक्शन फोर्स।
अब ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, देखो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया और फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें पता ही है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा और फाइनली आपका ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं अब कितने टाइम बाद हमारा ब्लॉक स्टॉप होगा। तो अगेन आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg, तो आपका एक्सेलरेशन भी इसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर, क्योंकि आपका ब्लॉक का मास है 1 kg। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, F अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा, 5√3/2, 5√3/2। और साइन एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका बॉडी रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड का मतलब इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। तो दिस केस इज नोन एज योर रिटार्डेशन। व्हेन योर एक्सेलरेशन अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन दिस इज नोन एज योर रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यू कैन अप्लाई द इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू d। तो अब हमें फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल पता है 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ 5√3/2 इंटू d। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 100 अपॉन 5√3 मीटर्स, और यू कैन से 20/√3 मीटर्स। 20/√3 मीटर्स इज योर आंसर। इतना डिस्टेंस आपकी बॉडी ट्रैवल कर जाएगी बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉप होने से पहले आपकी बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। समझ आया सबको? यस बेटा, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकिन सारा का सारा एग्जाम्पल आपका फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पे। एक बार आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। वंस यू हैव ड्रॉन द FBD प्रॉपरली, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आओ इस तरह का एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, आप लोग मुझे निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। सब लोग ट्राई करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। सपोज करो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, और ये हमारा ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक आपका 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, ठीक है। एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका म्यू दिया हुआ है आपको 0.3। आपको फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर स्टॉपिंग। Let's say mass of the block is 2 kg, ठीक है। You have to find out how much distance it will cover before stopping. सब लोग ट्राई करोगे इसको अपनी कॉपी में। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करो।
यस, किसी का आंसर आया? एनी वन ऑफ यू? मैत्री पटेल का आंसर आ गया। एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, और किसी ने निकाला? भाई सब लोग निकालो ना, सबने एग्ज़ाम देना है, सबको निकालना है आंसर। एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपका? सबसे पहले ये बताओ। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आएगा म्यू इंटू एन 0.3 इंटू एम जी कॉस 60। कॉस 60 मतलब साइन 30 विच इज़ 1/2। तो फोर्स आपका 3 आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आएगा 3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बेटा 15 नहीं आएगा, 1.5 आएगा। एक बार चेक करो मैत्री पटेल। एक्सेलरेशन विल बी 1.5। हाँ, इट विल नॉट बी 15। ठीक है, सबका एक्सेलरेशन 1.5 आना चाहिए। एक्सेलरेशन आ गया एक बार तो बस आपको डिस्टेंस निकालने में क्या है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as लगा दो, बात ख़त्म। वहीं से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, पहले FBD बनाना है, ऐसे नहीं मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। आप लोग पहले इसका FBD बनाओ, इस पर जो भी फोर्सेस लग रहे सब शो करो, उसके बाद आपको फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है। डायरेक्टली डोंट कैलकुलेट द वैल्यू, फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। आपको पता चलेगा कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, पहले FBD हमेशा ड्रॉ करो, हमेशा आदत डालो कि FBD बनाना ही बनाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। चलो यहाँ पे हम क्लास को ओवर करते हैं। इतना पार्ट सब लोग आज कवर कर लेना, ठीक है?